विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से हैं। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान अध्याय 2 के अंतर्गत जो विद्युत धारिता वाला चैप्टर चल रहा है उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि संधारित्रों का संयोजन। विद्यार्थियों, संधारित्रों का संयोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में तो आते हैं, लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल सवाल या ऐसा कहें प्रतियोगी परीक्षा में न्यूमेरिकल सवाल भी यहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। विद्यार्थियों, आज हम बहुत ही सरल और आसान विधि से एक साथ दो प्रश्नों का हल करना सीख जाएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलते हैं विद्यार्थियों विषय वस्तु की ओर। विद्यार्थियों, कई बार होता क्या है कि प्रायोगिक कार्यों में संधारित्रों को दो या दो से अधिक संधारित्रों को वांछित धारिता यानी जितनी हम चाहते हैं उतनी धारिता प्राप्त करने हेतु संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है। तो संधारित्रों को दो या दो से अधिक संधारित्रों को परिपथ में जोड़ने के मुख्यतः दो तरीके हैं। पहला है श्रेणी क्रम में, पहला तरीका है श्रेणी क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन, और दूसरा तरीका है समांतर क्रम में संयोजन। आज के वीडियो में हम दोनों प्रश्नों का एक साथ कैसे हल करेंगे यही देखेंगे। विद्यार्थियों, पहला तरीका श्रेणी क्रम में संयोजन और दूसरा तरीका है समांतर क्रम में संयोजन। एक और भी हो सकता है कि इन दोनों को अपन मिला दें, मतलब श्रेणी क्रम में भी जुड़ी रहे कुछ संधारित्र और कुछ समांतर क्रम में भी हो, तो उसको अपन कहते हैं मिश्रित क्रम। पर मुख्यतः संधारित्रों को परिपथ में जोड़ने के दो तरीके हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे, एक साइड यहाँ पर श्रेणी क्रम का संयोजन समझ लेंगे और यहाँ पर समांतर क्रम में तुलनात्मक रूप से देखते चलेंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी इस प्रश्न को भूलेंगे नहीं, परीक्षा में बिल्कुल बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखे लेते हैं कैसे। विद्यार्थियों, यहाँ पर अपन देखे लेते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन और इस साइड अपन देखे लेते हैं समांतर क्रम में संयोजन। विद्यार्थियों, जैसे यहाँ पर लिखा है कि इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट, यानी संधारित्र में दो प्लेट होती है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, इसकी हो गई ये पहली ये दूसरी, ये हो गई पहली प्लेट और ये हो गई दूसरी प्लेट। तो इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का यानी ये वाली प्लेटों का इनका संबंध दूसरी प्लेट का संबंध अगली संधारित्र की पहली प्लेट से कर दिया जाता है। यहाँ पर आप थोड़ी इसको समझ लीजिए कि जैसे ये दूसरी प्लेट है तो इसका संबंध किससे किया गया, अगली संधारित्र यानी ये अगली संधारित्र की ये पहली प्लेट से कर दिया जाता है, ठीक है। और जो अंतिम संधारित्र है, जैसे यहाँ 1 2 3 है तो तीसरी संधारित्र अंतिम संधारित्र हुई, तो अंतिम संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, ये दूसरी प्लेट उसको पृथ्वीकृत कर देते हैं और क्या करते हैं, आवेश कहाँ से देते हैं, तथा पहली संधारित्र की प्रथम प्लेट से, यानी पहली संधारित्र ये है, इसकी प्रथम प्लेट ये है, इससे अपन +Q आवेश देते हैं। अब बात करते हैं समांतर क्रम में कैसे संयोजन होता है। तो इस संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट यानी ये पहली प्लेट है, तो पहली प्लेट को एक बिंदु से, ये एक बिंदु A से, और दूसरी प्लेट ये है, ये दूसरी प्लेट है, इनको दूसरे बिंदु B से जोड़कर पृथ्वीकृत कर देते हैं, ये पृथ्वीकृत कर दिए, और ये एवं बिंदु A से यानी यहाँ से जो बिंदु A था यहाँ से आवेश दिया जाता है। ये तो बात हुई संयोजन की। अब विद्यार्थी, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ से जब +Q आवेश दिया जाता है तो यह इस पर पूरे सभी संधारित्रों में समान रूप से ही जाएगा। क्यों जाएगा, एक सरल सा उदाहरण लें कि जैसे एक पाइप है ये, और इस पाइप में यहाँ से हमने 20 लीटर पानी प्रवाहित किया, 20 लीटर पानी इसके अंदर प्रविष्ट करा दिया, पानी बहने लगा अंदर, पाइप ऐसे करके ढाल में भी है ना। अब यहाँ थोड़ी दूर आगे चल करके पाइप थोड़ी सा चौड़ा हो जाता है, फिर और चौड़ा हो जाता है ये,
तो आखिरी में जहाँ से ये जो पाइप खोला वहाँ से कितना पानी गिरेगा, वहाँ से 20 ही लीटर पानी गिरा ना। क्यों 20 लीटर गिरा, क्योंकि यहाँ से पानी तो जितना जा रहा है उतना ही जाएगा इस साइड भी, लेकिन यहाँ पर होगा थोड़ी सा अलग। यानी कि यहाँ पर कैसा होगा कि जैसे हम ये कहें कि एक पाइप ये ले लिए, जैसे यहाँ पर 3 पाइप की बात कर रहे थे, ये यहाँ से 20 लीटर पानी आपने इस पर प्रवाहित किया, लेकिन इस पाइप का जो दूसरा सिरा है वहाँ पर 3 रास्ते हैं, ये 3 रास्ते, 3 पाइप कनेक्टेड हैं ऐसे करके ये। अब हम बात करें कि यहाँ से जो पाइप 20 लीटर आपने पानी दिया है, तो यहाँ से क्या 20 लीटर पानी निकलेगा, नहीं, कुछ तो यहाँ से भी निकल जाएगा, कुछ यहाँ से भी निकल जाएगा। यानी कि यहाँ से दिया जाने वाला पानी यहाँ बढ़ जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ से आपने प्लस क्यू आवेश दिया, तो चूंकि इसके 1 2 3 रास्ते हो गए, तो ये अलग अलग बढ़ जाएगा। ये कैसे बढ़ेगा, इनकी विद्युत धारिताओं के अनुसार बढ़ जाएगा। तो माना इस प्लेट पर Q1 आवेश जाता है प्लस Q1, और इस प्लेट पर ये प्लस Q1, इस प्लेट पर Q2 आवेश जाता है प्लस का ये, और यहाँ पर प्लस Q3 आवेश जाता है। तो क्या होगा, यहाँ पर भी विद्युत प्रेरण की क्रिया होगी। तो विद्युत प्रेरण की क्रिया के फलस्वरूप इसके निकटवर्ती तल पर प्रेरित Q1 आवेश और यहाँ पर माइनस का Q2 आवेश, ठीक है, इस प्लेट पर, और यहाँ पर कितना होगा, माइनस का Q3 आवेश उत्पन्न होगा। आप अपन यहाँ पर ये श्रेणी क्रम वाले में समझ लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में आवेश चूंकि नहीं बटेगा, तो अगर इस प्लेट पर Q आवेश है प्लस का, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस Q। हाँ, यहाँ पर क्या कैसी प्रक्रिया होती है, थोड़ी इसको भी समझ लीजिए। प्लस Q आवेश ये दिए, तो प्लस Q आवेश इस प्लेट पर पूरे रूप से समान रूप से वितरित हो गया, लेकिन जो दूसरी प्लेट है उसके निकटवर्ती तल पर विद्युत प्रेरण की क्रिया हुई, तो यहाँ पर निकटवर्ती तल पर प्रेरित ऋण आवेश और दूरवर्ती तल पर प्रेरित धन आवेश उत्पन्न हुआ है। लेकिन दूसरी प्लेट का संबंध कैसे कर दिए हैं, ये जो दूसरी संधारित्र है इसकी पहली प्लेट से कर दिए हैं, तो सीधा सीधा ये जो धन आवेश है ये कहाँ चला जाएगा, इसमें तो रहेगा नहीं, ये जुड़ी हुई है चूंकि, तो धन आवेश इस पर चला जाएगा, और फिर से प्रेरण की क्रिया होगी, और यहाँ पर ऋण आवेश और दूर बाह्य तल पर प्रेरित धन आवेश, लेकिन फिर ये चूंकि इससे ज्वाइंट है तो धन आवेश इसमें चला जाएगा, और विद्युत प्रेरण की क्रिया फिर होगी, तो ये दूसरी प्लेट जो है निकटवर्ती तल पर प्रेरित कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश, और दूरवर्ती तल पर धन आवेश। पृथ्वी से संबंधित इसलिए धन आवेश चला गया पृथ्वी पर। तो फाइनली क्या बच रहा है कि प्रत्येक संधारित्रों की पहली प्लेट पर प्लस Q आवेश बचेगा, प्लस Q और प्लस Q बचेगा, और जो दूसरी प्लेट है ये सब में क्या बचेगा, माइनस Q और माइनस Q आवेश बचेगा। और हाँ विद्यार्थी, यहाँ पर एक बात और है, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र अलग अलग बिंदुओं से जुड़े हुए हैं, अलग अलग, ये संधारित्र यहाँ और यहाँ से जुड़ा हुआ है, और ये संधारित्र यहाँ और यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये संधारित्र यहाँ से जुड़ा हुआ है। श्रेणी क्रम की स्थिति में विभवांतर सेम नहीं रहेगा। ये पहली संधारित्र है, यहाँ पर विभवांतर V1 हो गया माना कि, और यहाँ दूसरी संधारित्र इसके प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना हो गया, V2 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, V3 हो गया। और यहाँ समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में चूंकि प्रत्येक संधारित्र A और B से ही जुड़ी हुई है, A और B पॉइंट से ही जुड़ी हुई है, तो इसलिए इस संधारित्र के बीच में भी उतना ही विभवांतर होगा, यहाँ भी उतना ही विभवांतर होगा, यहाँ भी उतना ही विभवांतर होगा, क्योंकि अगर A बिंदु पर विभव अगर V1 है और यहाँ पर विभव V2 है, तो V1 माइनस V2 वही तो विभवांतर होगा। तो यानी कि यहाँ पर विभवांतर नहीं बटेगा, यहाँ पर विभवांतर सेम रहेगा, यहाँ पर केवल आवेश बटेगा। ठीक है, तो विद्यार्थियों इतना आप लोग समझ गए हैं, आप लोग इतना नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे हम डेरिवेशन भी दोनों के साथ साथ देखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ मिटाना होगा, तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। विद्यार्थी यहाँ पर देखते हैं 3 संधारित्रों का श्रेणी क्रम में और यहाँ 3 ही संधारित्रों का समांतर क्रम में संयोजन प्रदर्शित है। अपन कैसे करेंगे, यहाँ पर अपन ने चित्र बनाया और इसको आपने समझ भी लिया है अभी। अब यहाँ पर लिख देंगे व्यंजक करते समय एक लाइन के चित्र में 3 संधारित्रों की विद्युत धारिता C1 C2 C3 है, C1 C2 C3 है।
है ना, का श्रेणी क्रम में संयोजन प्रदर्शित है। ऐसे यहाँ लिख देंगे कि चित्र में 3 संधारित्र जिनकी विद्युत धारिता C1 C2 C3 का समांतर क्रम में संयोजन प्रदर्शित है। सेम दोनों में इन 2 टाइप से दे देना है। विद्यार्थियों अब यहाँ पर बात कर लेंगे कि इस संयोजन में कितना आवेश दिए अपन ने, Q आवेश दिए, है ना। तो Q आवेश देने से इनमें इनकी विद्युत धारिता चूंकि अलग अलग है, C1 C2 C3 है, और प्रत्येक संधारित्र अलग अलग बिंदुओं से जुड़ी हुई, तो उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 उत्पन्न हो गया। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि इस संयोजन में प्लस Q आवेश देने से प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर कितना है यहाँ पर, क्रमशः पहली प्लेट पर कितना उत्पन्न हुआ, V1, फिर V2, फिर V3, ये है, ठीक है। इसलिए परिणामी विभवांतर, इसको अपन V से दर्शा दें, है ना। परिणामी विभवांतर V बराबर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कुल विभवांतर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ Q आवेश देने से आवेश बढ़ता है, यहाँ पर Q1 Q2 Q3, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कहाँ पर आवेश दिए, यहाँ लिखेंगे बिंदु A पर धन Q आवेश देने से यह उनकी विद्युत धारिताओं के अनुसार क्रमशः Q1 Q2 Q3 के रूप में विभक्त हो जाता है, यानी कि यहाँ आवेश बढ़ रहा है ना, आवेश बढ़ता है ना। तो इसलिए कुल आवेश, यहाँ परिणामी विभवांतर निकाले, कुल विभवांतर निकालेंगे, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल आवेश। तो कुल आवेश को अपन कैसे दर्शा दें, Q से। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ समीकरण इस श्रेणी क्रम वाले में यहाँ पर समीकरण नंबर 1 ये कहलाया, और समांतर क्रम के लिए समीकरण 1 ये कहलाएगा। विद्यार्थियों देखा आपने कि समीकरण 1 तक तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर विभवांतर बटा था और यहाँ पर आवेश बटा था। अब हम ये V1 यानी इसके सिरों पर विभवांतर, इसके सिरों पर विभवांतर V2 V3, इनके मान यहाँ निकाल करके रख देंगे। आपने एक सूत्र पहले पढ़ लिया था, क्या है कि Q बराबर C इंटू V, ये सूत्र बेसिक सूत्र होता है। तो यहाँ से अगर हम V का मान निकालें तो V बराबर कितना होगा, V का मान निकालें इसका, तो C यहाँ बटे में आ जाएगा, Q बटे C। तो इस सूत्र का प्रयोग हम करें कि V बराबर Q बटे C से, तो कितना हो जाएगा, पहली संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, तो ये कितना हो जाएगा, V1, यहाँ लिख देंगे अपन, यहाँ पहली संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 बराबर कितना हो जाएगा, आवेश तो नहीं बटा, तो आवेश सेम है, लिखेंगे Q, लेकिन इसकी विद्युत धारिता कितनी है, C1। फिर V2 बराबर कितना हो जाएगा, V2 बराबर Q बटे C2, और V3 बराबर कितना हो जाएगा, Q बटे C3। अब ये जो मान जो निकले हैं, ये 3 मान निकले हैं ना, ये समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में मान रखने पर तो कितना हो जाएगा, V बराबर, ये V बराबर यहाँ मान भरे, V1 का मान Q बटे C1 प्लस लगा है, फिर V2 का मान रख दिए Q बटे C2, फिर प्लस यहाँ पर मान भर दिए Q बटे C3, ये हो गया। आप यहाँ से आप Q को कॉमन निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा, V बराबर Q को कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये समीकरण नंबर 2 इसको बना करके छोड़ दें अभी, है ना। फिर अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात थोड़ी समांतर क्रम में आ जाते हैं। तो ये सूत्र जो अभी आपने यहाँ लगाया था कि Q बराबर C इंटू V, तो यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ लिखेंगे कि Q का मान, Q1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जैसे आपने यहाँ लिखा ना, यहाँ, तो यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ Q1 बराबर कितना हो जाएगा, विद्युत धारिता इसकी कितनी है, C1।
लेकिन सभी के बीच विभवांतर नहीं बटा सेम है, तो सभी के लिए विभवांतर v रहेगा, है ना। तो Q1 बराबर C1 इंटू वी। इसी प्रकार Q2 बराबर कितना हो जाएगा C2V, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर देखें Q3 बराबर क्या हो जाएगा, Q3 बराबर तो हो जाएगा C3V। अब ये मान यहाँ पर जैसे आपने ये लिखा समीकरण 1 में मान रखने पर, यहाँ भी आप लिख दीजिए समीकरण 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 में मान भरे देते हैं यहाँ पर, तो कैसा हो जाएगा Q बराबर कुल आवेश Q बराबर ये मान भर दिए C1V, फिर यहाँ पर मान भर दीजिए Q2 का कितना C2V, फिर प्लस ये वाला, फिर ये वाला मान यहाँ भर दें C3V। अब यहाँ Q लिखे रहने दीजिए, क्या कॉमन निकल रहा है V, तो V कॉमन निकाल दिए तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो विद्यार्थियों लेकिन परीक्षा में एक प्रश्न अगर आया ना तो पहले आप पूरा श्रेणी क्रम का ये लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, है ना। अगर समांतर क्रम का आया तो ये लिखेंगे, है ना। और दोनों प्रश्न आए हैं तो ऐसे खंड बना करके आप लोग नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए है। आप पहले श्रेणी क्रम का पूरा डेरिवेशन कर दीजिए, फिर उसके बाद समांतर क्रम का कर दीजिए, ये तो सीखने के लिए था, ठीक है। तो विद्यार्थियों आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अपन आगे देख लेते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर समीकरण 2 ये बन चुका था। अब हम कहें ये जो पूरा जो संयोजन हो गया, ये जो संयोजन हो गया इतना, तो इस संयोजन की कुछ ना कुछ धारिता तो होगी। तो हम मान लें कि यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो, है ना, यहाँ लिख देंगे तुल्य धारिता। तुल्य धारिता को अपन परिणामी धारिता भी कह सकते हैं। तुल्य विद्युत धारिता, विद्युत धारिता C हो, है ना, कैपिटल C हो तो Q बराबर C इंटू V से। तो ये वाला सूत्र अपन लगा रहे हैं अपन यहाँ पर, जहाँ V क्या है परिणामी विभवांतर है ना, एक प्रकार से अपन ने निकाला भी था। तो यहाँ कितना आ जाएगा ये निकाल लेंगे, यहाँ से V का मान निकाल लें, परिणामी विभवांतर का मान यहाँ निकाल लें। तो V बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो Q बटे C हो जाएगा, है ना। C यहाँ आकर के सेट बटे में हो गया। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए, है ना। अब यहाँ भी चल करके देखें समीकरण नंबर 3 कैसे बनाएंगे, यहाँ पर समांतर क्रम में। इसमें भी बिल्कुल ये लाइन यहाँ पर सेम लिखेंगे यदि इस संयोजन की तुल्य विद्युत धारिता C हो तो Q बराबर C इंटू V। तो ये समीकरण नंबर 3 डायरेक्ट बन गया आपका यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ देखें इसका आंसर देखते हैं श्रेणी क्रम में कैसे निकालें। ये भी विभवांतर है परिणामी विभवांतर, ये जो निकला था 2 ये भी विभवांतर है। तो ये दोनों परिणामी विभवांतर तुल्य विभवांतर है ना, ये दोनों परिणामी विभवांतर हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। यहाँ पर अपन कैसे लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। तो ये कितना V का मान यहाँ पर एक प्रकार से रखे दे रहे हैं, ये Q बटे C यहाँ पर रखे दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये लिख दिए Q बटे C बराबर ये कितना है, ये वाला राइट हैंड साइड Q कोष्टक के अंदर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। अब यहाँ पर Q दोनों साइड है तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ये हो गया तुल्य धारिता हेतु श्रेणी क्रम में व्यंजक, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो ये आपका श्रेणी क्रम वाला हुआ। अब समांतर क्रम वाला भी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे समीकरण 2 3 यहाँ लिखे थे तो यहाँ भी लिख देंगे समीकरण 2 व 3 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये Q और ये Q दोनों सेम है, कुल आवेश दोनों हैं, तो ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष भी बराबर होगा, राइट हैंड साइड बराबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर तो राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे CV। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है V कोष्टक के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3। आप यहाँ V से V कैंसिल, तो कितना हो जाएगा तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तुल्य धारिता है तो आपका ये
सूत्र निकल आया। विद्यार्थी यदि परीक्षा में सिर्फ व्यंजक तक पूछा जा रहा है कि श्रेणी क्रम में संयोजन हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए तो आप इतना करेंगे, समांतर क्रम में संयोजन हेतु व्यंजक आ जाए तो इतना करेंगे, इतना है ना। अब इस प्रश्न को अपन एक्स्ट्रा चलते हैं नॉलेज के लिए, न्यूमेरिकल सवाल को तैयार करने के लिए। यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ी सा नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम इसमें कुछ आवश्यक बातें भी जाने लेते हैं। बहुत ही छोटा सा भाग बचा हुआ, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर अपन ने 3 संधारित्रों को जोड़ करके श्रेणी क्रम में ये सूत्र निकाला था, है ना, कि तुल्य धारिता क्या है, सी, यानी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 1/c3 आया था। अब हम यहाँ पर ये बात करें कि यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, शर्त है कि प्रत्येक की विद्युत धारिता समान है, तो परिणामी विद्युत धारिता कितनी निकलेगी, इस सूत्र से अपन निकालते हैं। चलिए देखें कैसे, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/1 कितना c, तो c का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/c, तो c यानी क्या कहला रहा है, परिणामी विद्युत धारिता। तो आप चाहे तो इसका प्रतीक इस्तेमाल कर लें, परिणामी विद्युत धारिता c डैश से दर्शा दिए, तो यहाँ लिख दें अपन c 1/c डैश बराबर। अब यह कितना हो जाएगा 1/, यानी कि क्या है, सभी की विद्युत धारिता कितनी है, समान है, यानी C1 C2 C3 नहीं रहेंगी, ये भी उतनी ही रहेगी, ये भी उतनी ही रहेगी, ये भी उतनी ही रहेगी। यानी अगर ये 3 है, 3 माइक्रोफैरड है तो ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, या ऐसा कह सकते हैं ये C है तो ये भी C, ये भी C, तो कितना आ जाएगा 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस कहाँ तक कितनी धारिता जुड़ी हुई n, तो डैश 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 करते हैं प्लस, यहाँ लिख दें n पद तक, ठीक है। माना ये 3 ही पद तक होते इतना, तो इतने का योग कितना होता, 1/c, 2 1/c, 3 1/c, यानी कितना हो जाता है 3/c हो जाता है, 1 2 3, तो सीधा सीधा हो गया 3/c, तो कितना हो जाता है 1/c डैश बराबर कितना हो जाता है 3/c। लेकिन यहाँ कितने हैं, ये n है, तो कितना आ जाएगा, 3 की जगह 3 तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे n, तो n/c लिखेंगे, है ना, n/c। अब विद्यार्थियों यहाँ पर बात करें, अपन को मान निकालना c डैश का, तो इसको पलटाना पड़ेगा, इसको भी पलटाना पड़ेगा, तो c डैश बराबर c/n ये हो जाएगा। यानी कि परिणामी विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, परिणामी विद्युत धारिता c डैश बराबर c/n, है ना। परिपथ की धारिता कम करनी हो तो श्रेणी क्रम में संयोजन किया जाता है, ठीक है। अब समांतर क्रम की बात कर लेते हैं। यहाँ भी देखें कि n संधारित्र जुड़े हुए हैं जिनकी विद्युत धारिता समान है, और तो समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो कितनी धारिता निकलेगी, इसके लिए तो बहुत सरल है, सीधा सीधा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, परिणामी धारिता बराबर, परिणामी धारिता को c डैश से दर्शा दें, c डैश बराबर C1 C2 C3, तो ये सब सेम हो जाएंगी, सब सेम हो जाएगी, तो C प्लस C प्लस C प्लस डैश डैश प्लस कहाँ तक n पद तक। अब इसका तो बहुत आसान है, कितना आ जाएगा C डैश बराबर, ये अगर 3 ही C होते तो जोड़ते तो कितना हो जाता है 1 2 3 3C, अगर 4 होते तो 4C, अगर 5 होते तो 5C, n है तो क्या हो जाएगा nC, तो यहाँ पर क्या निकल आ जाएगा कि nC, है ना, जहाँ n विद्युत धारिताओं की संख्या है और C एक संधारित्र की विद्युत धारिता है। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट हो रहा है, परिपथ में विद्युत धारिता बढ़ानी हो तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये आपके लिए एक निष्कर्ष निकल गया। तो विद्यार्थियों आपने देखा कितना आसान है, आपने आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया है ना। अब एक
प्रश्न लिए लेते हैं, एक न्यूमेरिकल सवाल लिए लेते हैं, फटाक से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए, है ना, परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनकी तुल्य धारिता पहला 4.5 माइक्रोफैरड हो, दूसरा 9 माइक्रोफैरड हो, है ना। तो अब यहाँ पर प्रश्न आया कि कैसे जोड़ें, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अपने पास 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्र हैं। तो ये वाला उत्तर तो बहुत है, आप फटाक से समझ गए होंगे कि कैसे जोड़ दें। धारिता कब बढ़ जाती है, सीधा सीधा कब बढ़ जाती है, समांतर क्रम में। तो इसके लिए आपके लिए तो सीधा सीधा उत्तर निकल रहा है, ये दूसरे का, है ना। तो यहाँ दूसरा पार्ट का तो ऐसे हल कर दे रहे हैं। कैसे हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर कह देंगे, ये इसका जोड़ करके बता दें, ये पहली संधारित्र, ये दूसरी संधारित्र और ये तीसरी संधारित्र। ये इसकी कितनी है, 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी 3 माइक्रोफैरड, इसकी भी विद्युत धारिता 3 माइक्रोफैरड, है ना। ये ए और बी के बीच में अगर तुल्य धारिता बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 धन 3 धन 3 बराबर 9 माइक्रोफैरड। तो दूसरे का आंसर हो गया। लेकिन बात आती है कि 4.5 कैसे निकले, तो अब यहाँ पर थोड़ी सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखें, ये 3 में अगर 1.5 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है, 4.5 हो जाता है। मतलब एक संधारित्र आप सेफ रखें अभी, और 2 संधारित्रों को पहले आपस में जोड़ें जिससे उनकी विद्युत धारिता कम हो जाए। तो किस क्रम में जोड़ें तो विद्युत धारिता कम होगी, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम ये लिए लेते हैं परिपथ में कि एक संधारित्र ये लिए, दूसरा संधारित्र ये लिए। इसकी विद्युत धारिता 3 माइक्रोफैरड और इसकी भी है 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ ये दोनों पॉइंटों के बीच में विद्युत धारिता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर निकालेंगे अपन 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, क्योंकि कौन से क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में। तो कितना हो जाएगा, 1/3 धन 1/3, ये बराबर काय के चल रहा था, ये 1/C के बराबर चल रहा था। तो 1/C बराबर कितना हो जाएगा, ये देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, लघुत्तम आ गया 3 और एक ऊपर 1 2/3। तो कैसा हो गया, 1/C बराबर 2/3। लेकिन अपन को मान C का प्राप्त करना है, ये 1/C का प्राप्त नहीं करना। तो C बराबर हो जाएगा 3/2। तो 3/2 यानी 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5। यानी इतने का टोटल आ गया कितना, 1.5, ठीक है ना, 1.5 माइक्रोफैरड। ये अब इसमें हम 3 को अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 4.5। यानी कि अब जो तीसरी संधारित्र बची उसको हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम कौन से क्रम में जोड़ दें, समांतर क्रम में। यानी उसको ऐसे ले जा करके हम जोड़ दें, अगर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसा परिपथ आपका डिजाइन हो जाएगा, इस टाइप से जो बना हुआ है, ये 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। कैसे निकाल लेंगे, ये C' कितने का मान निकला, C' मान निकला इन दोनों का, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये जो A और B पॉइंट यहाँ बना दें आप, ये A और B पॉइंट। ये तो A और B के बीच में विद्युत धारिता की बात करेंगे, लिखेंगे A व B के बीच में विद्युत धारिता, कुल विद्युत धारिता C बराबर कितना हो जाएगा, इतने का मान C' धन ये, ठीक है। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा रहा है, समांतर क्रम का। कौन सा, C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 यानी C' का मान कितना निकला था, 1.5, और इस C2 का मान कितना, 3। तो कितना हो जाएगा, 4.5 माइक्रोफैरड। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए जाते हैं। अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसी प्रकार के और भी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। तो विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास, उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी। विद्यार्थियों, हमारा प्रयास रहेगा कि आप तक पूरी विषय वस्तु को क्रमशः पहुंचाया जाए, और इस कोरोना महामारी के दौर में जो एक चैलेंज मिला है इसको अपन स्वीकारें और किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई में कोई भी नुकसान ना होने दें।
तो विद्यार्थियों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और अपने साथियों तक भी शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो। तो विद्यार्थी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।